नमस्कार दोस्तों, स्वागत एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास डिस्कशन कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं कि जितने भी पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू इन द सेंस कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, टीजीटी, पीजीटी, यूपी का हो गया, उत्तराखंड का हो गया और बिहार टीआरई, जितने भी प्रश्न बने हैं सबके डिस्कशन करेंगे। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यह पार्ट 2 है। 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा हम लोगों को एनालिसिस करना था कि कैसे यह क्लासेस चलेंगी और कैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उन सब चीज़ों पर पहले हम लोगों ने बात की थी, इसीलिए थोड़ा कम क्वेश्चंस डिस्कशन किए गए थे। तो जितने 80 प्रश्न डिस्कशन किए जाने हैं, तो वो सारे आज डिस्कशन कर दिए जाएंगे, जितने भी बचे हैं। मतलब 55 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो सारे आज डिस्कशन हो जाएंगे। और उसके बाद में दूसरा चैप्टर और दूसरी चीज़ें चलेंगी, ठीक। तो पर डे एक एक चैप्टर इस चैनल के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा, चाहे उसमें 100 प्रश्न हो, चाहे 50 प्रश्न हो। अगर आप लोग तैयार हैं करने के लिए, तो आप लोग सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने कहीं से नहीं पड़ेंगे, इसी चैनल के माध्यम से आप सभी के कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप सभी बीपीएससी तैयारी 4 की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं। और आप सभी को जो डिस्कशन किया जा रहा है, इसी से आप सभी का हिंदी साहित्य क्लियर हो जाएगा, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, टीआरई 4 के लिए आप सभी को हिंदी, जैसे टीजीटी, पीजीटी हो गया, 6 to 8 हो गया, ठीक है। टीआरई 4 के लिए 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 तक की सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे, एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ा जाएगा। और आप सभी को लगभग 120 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। और कहीं से भी आप सभी को ख़रीदना नहीं पड़ेगा, एक भी प्रैक्टिस सेट खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आप सभी की आप लोग तैयार हैं तो 80 में से 75 नंबर दिलाने की इस चैनल की गारंटी रहेगी और कोशिश रहेगी सभी के कि 80 में से 75 नंबर आ जाएं। अगर सिर्फ आप सभी इस चैनल को 1 से 1.5 घंटा देते हैं तब, ठीक है। और यूपी का टीजीटी, पीजीटी लगा है, जैसे केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, कहीं का भी पीजीटी, टीजीटी हो, सभी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी नेट और जीआरएफ की भी तैयारी करते हैं, तो इसी से कंप्लीट आप सभी के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग एक पहले पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें 25 प्रश्न डिस्कशन किए गए थे। तो यह पार्ट 2 है और हम लोग 80 प्रश्न डिस्कशन कर रहे हैं। आज फिनिश हो जाएगी, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यह लास्ट पार्ट होगा हिंदी साहित्य के इतिहास के पीवाईक्यू का। चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यह मेरे द्वारा डिस्कशन किया जा रहा है, मेरा नाम ललित द्विवेदी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो 1934 में प्रकाशित किया गया था और 1913 में चौथा भाग प्रकाशित किया गया था 1934 में। 1913 में प्रथम 3 भाग प्रकाशित किए गए थे। कब? 1913 में। इतना याद रखना, 1934 में चौथा भाग प्रकाशित किया गया था मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद लिखा किसने था? तो मिस्र बंधुओं ने लिखा था। और मिस्र बंधुओं में 3 बंधु आते हैं, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और एक आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यह पूछा गया कब का प्रश्न है? 2015 का जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। तो सोच सकते हैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ चालू की जा रही है। अगर यही का आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो टीआरई 4 में यह वादा रहा कि आप सभी के 80 में से 85 प्रश्न इसी से आ जाएंगे। 80 में से 75 प्रश्न, सॉरी 85 निकल गया, क्षमा करना, 75 प्रश्न इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे तो आप सभी के कम से कम 78 प्रश्न हर हाल में इसी सीरीज से फंस जाएंगे, ठीक। तो आप सभी को 1 से 1.5 घंटा इस चैनल को देना है। और 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 आप सभी का जो सेक्शनल है हिंदी का 80 प्रश्न का, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। साथ में हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, जो 40 नंबर की आती है जीएस, तो उसका भी पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे सेक्शनल, कि जैसे आज चालू कर दिया पॉलिटी का, परसों चालू कर दिया जियोग्राफी का, फिर इन्वायरमेंट का, फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने चालू किया आईएनएम का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है। फिर साइंस का चालू कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट करते रहेंगे। तो हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं हिंदी, तो हिंदी पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। यह दोस्तों है 26वां प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो अभी बताया था 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ, 1913 में तीसरा भाग प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो टोटल 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुए, 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ, तो टोटल 4 भाग
प्रकाशित हुए। ठीक, तो यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता की परीक्षा 2012 में हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। यह 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों। देखो पीपीटी अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को कम क्वेश्चंस डील किए जाएंगे, कम से कम 1.5-2 घंटे में आप सभी को 100 क्वेश्चन, 2 घंटे 2.5 घंटे में, और इसमें यहाँ पर 45 मिनट मैक्सिमम जाएगा, आप सभी के 100 क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो कब निर्धारित की है? संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम संवत। ठीक है, इतना यह निर्धारित की है। तो यह पूछा जाता है, देख लीजिए पीजीटी परीक्षा 2009 में हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए लास्ट तक, यहाँ पर देख लीजिए ये टीचर कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा, जितना बुक में मिल जाता है, जितना आप सभी को सब चीज़ों प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, उतना कहीं पर मिलेगा नहीं। टू द पॉइंट सटीक चीज़ें मिलेंगी, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। मिस्र बंधुओं में कौन कौन से 3 बंधु शामिल थे, आप सभी को बताया था, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, और चौथा आप सभी से पूछा था वो श्याम बिहारी हैं। ठीक है, तो मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। तो किस प्रकार किया है? तो पहले को कहा है आरंभिक काल कहा है, तो उसमें 2 काल विभाजन किया है। तो आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक काल 2 भागों में डिवाइड किया है, और खा है उत्तरा आरंभिक काल, मतलब पहले का उसके बाद का। ठीक, ये 2 आरंभिक काल 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत है, और उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 तक माना जाता है। तो यह 100 साल का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है माध्यमिक काल। तो माध्यमिक काल देख लीजिए, तो इसमें भी 2 भाग, वही पूर्व माध्यमिक काल और प्रारंभ माध्यमिक काल। तो इसमें पूर्व माध्यमिक काल इसका ईयर देख लीजिए, 1445 से 1560 विक्रम संवत। ठीक है, पूर्व माध्यमिक काल का है। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का 1561 से 1680 विक्रम संवत। तो इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलंकृत काल तो इसी में पूछा गया, आप सभी ने देखा ही। तो अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत, और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। ठीक है, तो ये 3 काल हो गए अलंकृत काल तक। और अज्ञात काल, इसका ईयर नहीं दिया गया, परिवर्तन काल 5वां है। कौन सा 5वां है? परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो का है 1890 से 1925 विक्रम संवत, और खा है 1926 विक्रम संवत से अब तक। तो परिवर्तन काल अभी तक चल रहा है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नोट लिख लीजिए, नोट पे देख लीजिए, आरंभिक काल को आदिकाल, माध्यमिक को भक्तिकाल, और अलंकृत काल को रीतकाल, परिवर्तन काल को आधुनिक काल कहते हैं। ये याद रखना, पूछ लिया जाएगा कि आरंभिक काल को क्या कहते हैं। तो आदिकाल, माध्यमिक काल को क्या कहते हैं? भक्तिकाल, और अलंकृत काल को रीतकाल कहते हैं। और रीतकाल में अलंकारों और श्रृंगार का बहुत प्रयोग हुआ, तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और परिवर्तन काल तो जानते हैं, आधुनिकता आएगी तो परिवर्तन होगा ही, तो परिवर्तन काल को आधुनिक काल कहते हैं। बस 2 ही याद रखना, आरंभिक काल और 4 कालों का जो विभाजन है उसमें भी पहला है आदिकाल। तो आरंभिक मतलब शुरू में आदिकाल ही आता है, मध्य में भक्तिकाल आता है। बस माध्यमिक काल याद रखना है, भक्तिकाल, कहीं रीतकाल ना लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न। ठीक है, ये भी मिस्र बंधुओं की पुस्तक है, हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो मतीराम जी को मिला है, देव जी को मिला, सूर्य जी को मिला है, जायसी जी को स्थान नहीं मिला है। तो यह जायसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 का प्रश्न है, मतलब ये लेटेस्ट का प्रश्न है से। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिए, ये है यहाँ एक्सप्लेन दिया हुआ है, और एक्सप्लेन जितना बुक्स में दिया होता है वो कहीं दिए ही नहीं होता है। आप लोग अगर बुक्स प्रेफरेंस करते हैं, कहीं क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। और हम अगर प्रश्न बना के लाते तो मैक्सिमम बना लाते 50 प्रश्न। ठीक है, लेकिन बुक्स में 80 प्रश्न PYQ दिए हुए हैं, सभी डिस्कशन हो जाएंगे आप सभी के साथ में। तो आप सभी अगर डटे रहते हैं तो समझ लीजिए आप सभी के 80 में से 75 कहीं नहीं गए। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला, शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए शामिल कौन कौन से हैं हिंदी नवरत्न ग्रंथ में। और तो तुलसी शामिल है, सूर शामिल है, और देव शामिल है। ठीक है, इनको कहा जाता है बृहत्त्रयी। ठीक है, तुलसी, सूर, देव को बृहत्त्रयी कहा जाता है। बिहारी, भूषण और केशव को मध्यत्रयी कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, बृहत्त्रयी और मध्यत्रयी पूछा गया प्रश्न है। तो बिहारी, भूषण, केशव मध्यत्रयी हैं, और तुलसी, सूर, देव
बृहत्त्रयी हैं, ठीक है। और लघुत्रयी देख लीजिए, लघुत्रयी में आते हैं मतिराम आते हैं, चंद्रबरदाई आते हैं और हरिश्चंद्र आते हैं। 3 आते हैं नवरत्न लघुत्रयी में, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दोहरा दे कहो तो, अब नहीं तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। बृहत्त्रयी में तुलसी, सूर और देव, तो याद रखना तुलसी सूर देव बृहत्त्रयी। और बिहारी भूषण केशव मध्यत्रयी, और मतिराम चंद्रबरदाई हरिश्चंद्र ये लघुत्रयी हैं। हरिश्चंद्र से तात्पर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, ये सभी को पता होगा, जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम लोग आ जाते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। कहाँ आ जाते हैं? 30 नंबर प्रश्न पर नहीं, 29 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न। अब देख लीजिए, यहाँ आइए, ये देखिए, ये 29 नंबर प्रश्न है। ये बीपीएससी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2023 में, और यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अभी आप लोगों ने देखा हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। इसमें फिर मोहम्मद जैसी दे दिया है, दे दिया कि नहीं दे दिया। तो आप सब समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या महत्व है हिंदी में। मलिक मोहम्मद जैसी जी को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं मिला है मिश्र बंधुओं के, ठीक है। सूरदास को मिला है, तुलसीदास जी को मिला है, देव को मिला है, ठीक है, हरिश्चंद्र जी को मिला है, ये सब सबको मिला है। आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी। आगे दोस्तों देख लेते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, और यह उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में हिंदी से इनमें से किस को स्थान नहीं मिला है। यह प्रश्न आप सभी का बनता है। देखो दोबारा बन गया यूके पीजीटी में 2020 का प्रश्न। तो मोहम्मद जैसी को नहीं मिला। अब मोहम्मद जैसी तो इसलिए फेमस है क्योंकि इनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनका बार बार पूछता है। इनका आदमी गेस करके तुक्का भी मारेगा तो इनको नहीं मारेगा इतनी जल्दी, क्योंकि माने जाना नाम है जयसी जी का। ठीक, तो हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक, हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक से लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, ये तो सबको पता है। खैर जो तैयारी थोड़ी बहुत भी कर रहा होगा उसको पता होगा, ठीक है। तो यह 1929 में प्रकाशित हुई थी, और 1940 में इसका संशोधन रूप आया था, ठीक। 1940 में संशोधन रूप आया था। मैंने देखा था, एक टीचर पढ़ा रहे थे तो 1929 लिखा था, ठीक है, 1929 लिखा था, कि उन्होंने सही लिखा था कि 1929 में यह प्रकाशित हुई थी हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर उसके बाद में एक लड़के ने कहा सर 1940 में प्रकाशित हुई थी, तो उनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुई, उन्होंने इसको काट के 1940 कर दिया, ठीक। तो वो भी सही थे, हालांकि लड़का भी कह रहा था 1940 में प्रकाशित हुई, लेकिन उनको बताना चाहिए था कि परिवर्धित एवं संशोधित रूप 1940 में प्रकाशित हुई थी, और 1929 में यह हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो सोच लीजिए आप सभी के प्रश्न बुक से ही कंप्लीट होंगे, कहीं किसी टीचर से कंप्लीट नहीं होगी, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बनी ही रहेगी। और जो आचार्य शुक्ल जी ने लिखा था, तो हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का की भूमिका के रूप में ही लिखी थी इसको। तो इसी पूछा जा चुका है प्रश्न कि किसकी भूमिका में लिखी थी, पहले इसका नाम क्या था? हिंदी शब्द सागर, ठीक है। तो यह पुस्तक हिंदी साहित्य के रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो 1929 में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुई, इतना याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए थोड़े और फैक्ट दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न देखना जरूरी है, चाहे लग बढ़े जाए देर, लेकिन एक बार में कंप्लीट होना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकें हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये अगर याद कर लेंगे तो आप लोग को यहीं से फंस जाएगी, टीआरई 3 हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यहीं से प्रश्न पर बनते हैं और कहीं से प्रश्न बनेंगे नहीं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में आई थी, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 ईस्वी में आई थी, और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हिंदी साहित्य, अब आप लोग कहेंगे कि यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सिर्फ हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक है कि हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास के भी? तो दोनों के हैं लेखक है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यह समझ लेना है आप लोग। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, टीआरई में ही पूछी जा चुकी है, और बीजीटी में तो कई बार पूछी गई पुस्तक है। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में जो प्रकाशित हुई वह डॉक्टर नागेंद्र तथा डॉक्टर हरदयाल द्वारा लिखी गई।
तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक लिखी गई 1973 में, ये सन दे देगा और आप सभी से पूछ लेगा। तो डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास देख लीजिए, इतिहास कितने हैं। जब भी पूछेगा तो आपके साथ में दो दो रखेगा तो ईयर जरूर देगा। 1931, या तो अगर मिलान में देगा तो साथ में राइटर देगा। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा द्वारा जो लिखा गया और सामने ईयर दे देगा, ठीक। तो 1931 में लिखा गया। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र स्नातक वाला, तो 1996। तो यहाँ पर सन दे देगा मिलाने के लिए, ईयर दे देगा, और आप सभी को इधर देगा साहित्य के साथ में राइटर जरूर देगा, नहीं तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि किस मतलब कौन सा इतिहास पूछ रहा है, इतने सारे इतिहास लिख दिए गए। तो आप सभी समझदार होंगे, अब आप सभी टीचर बनने वाले हैं, तो आप सभी को ये चीज़ें पता ही होंगी भली बात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की सिंचित चित्रवृत्तियों से जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाएगा, ये लाइन टू लाइन पूछ ली जाती है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की सिंचित चित्रवृत्ति, देखो ये प्रश्न बन गया, अभी मैंने ऊपर बताया प्रश्न बनता है और यहाँ नीचे बना हुआ है प्रश्न। एनवीएस पीजीटी 2022 का प्रश्न है, ये दूर का प्रश्न नहीं है, अभी पीछे ही पूछा गया, 2 साल पीछे प्रश्न है, ठीक है। एनवीएस में पूछा गया, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की सिंचित चित्रवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया, तो वह है रामचंद्र शुक्ल जी। समझ गए कितना इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर का, इसीलिए मैंने सोचा पहले प्रीवियस ईयर ही स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट तो साथ में चलता रहेगा, प्रीवियस ईयर रेगुलर देंगे, प्रैक्टिस सेट अल्टरनेट डे पर देंगे, पहले 6 to 8 फिर टीजीटी फिर पीजीटी, फिर 6 to 8 फिर टीजीटी फिर पीजीटी। हिंदी आप लोगों की इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप ये एग्ज़ाम में देखेंगे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस उतना ही हलवा प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल लगा दिया, पूछेगा तो यहाँ पर राइटर जरूर दे देगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया, अभी ऊपर मैंने बताया था। तो हिंदी शब्द सागर मैंने कहा था ये पूछा गया प्रश्न है, तो जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी को ऊपर ही बता दिया गया था ये पूछा जा सकता है, वो यही प्रश्न है। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रश्न जो बनते हैं वो दिख जाते हैं सभी को कि यह प्रश्न बनेगा जरूर। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अब ये दे दिया गया हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। फिर बाद में आए हिंदी साहित्य का इतिहास बना, यह 1929 में प्रकाशित हुआ था इस नाम से। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास बना था वह 1940 में प्रकाशित हुआ संशोधित रूप। इतना याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और पूछा कब गया है प्रश्न, ये भी देख लीजिए 2021 में पूछा गया प्रश्न, जीएससी प्रवक्ता का है। तो कितनी दूरी का है प्रश्न, अभी का है। तो ये सब ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पढ़ लेंगे तो आप लोग को बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा, कहीं से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया, ठीक है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास बना दिया गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा किसके द्वारा गया था, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। यह प्रकाशित हुआ था 1929 में, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास बना था 1940 में, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखना, अगर कुछ गलत हो जाए तो बड़े भाई लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोग थोड़ा संशोधित करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, अपने छोटे भाई को क्षमा कर देना, ठीक है। और जो छोटे भाई बहन हैं तो अगर उनको भी सब चीज़ें पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में करेक्शन मेरा कर देंगे, ठीक है। ये याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो रामचंद्र शुक्ल जी का है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह तीसरा नंबर है। ये पूछा कब गया, केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 36 नंबर प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था, ठीक है। इतना याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह टीजीटी परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न, यहाँ देखिए
ठीक है, यह टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस है इन प्रश्नों की। और आप लोग इनको छोड़कर बुक्स में पढ़ जाते हैं और आप लोगों का एग्जाम जो है रुक जाता है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 80 में से 75 टारगेट है। अगर आप लोग बांध कर अपना 1 से 1.5 घंटा देते हैं पर डे हमको, तो ये मान के चलिए आप लोगों पूरे दिन चाहे जो पढ़िए, 1 से 1.5 घंटे आपको क्लास करनी है, उसके बाद में आप फ्री हैं। चाहे जो करिए जाके, 80 में से 75 यहीं से आएंगे, कहीं से पढ़िए जाकर। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन बाद में आएंगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई आपने कितने प्रैक्टिस करवा दी कि वहाँ पर प्रश्न 80 में से 75 तो छोड़िए 78 आ रहे थे। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आप लोग सब्र बांध के रखिए, देखते हो देखे जाओ होता है क्या। अभी करवाएंगे जब। 37 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। और सभी को बताया दे रहे, एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट खासकर आप सभी को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इसी चैनल पर आप सभी को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो प्रकाशन वर्ष बताना है आप सभी को, तो ऐसे ही बताइए पहले कमेंट बॉक्स में, फिर ऊपर हम लोग चलें। तो चलेंगे ऊपर, तो 1929 में। ठीक है, यह आ गया हमारा सभी का प्रश्न 1929 में। यह KVS 2015 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, कब पूछा गया? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT का प्रश्न है, 2015 का प्रश्न है। तो हलवा मत समझना, प्रश्न बहुत तगड़ा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? किसको है? रामचंद्र शुक्ल जी को है। रामचंद्र शुक्ल जी को है। हिंदी साहित्य के व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को। यह लेख पढ़ना बहुत जरूरी है, जो यह डिब्बे में बंद है। और यह डिब्बे में बंद लेख से प्रश्न अथाह बनते हैं, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यह डिब्बा ही आपका काम आ जाएगा। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यह लेख लिखा गया था। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हैं, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक रूप दे दिया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास रूप दे दिया गया, और विस्तृत और परिवर्धित रूप 1940 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रश्न बन जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसका परिवर्धित और विस्तृत रूप कब प्रकाशित हुआ था? तो 1940 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रश्न सीधा सीधा बनेगा और आप लोगों की आंखें खोल देगा। तो यह प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 1919 सॉरी 2019 सॉरी क्षमा कर लेना, 2019। ठीक है, तो 2019 का प्रश्न है, और वही प्रश्न है। ठीक है, जो आप लोग पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति रही है। क्या रही? युग प्रवृत्ति रही है। कालों का नाम का आधार युग प्रवृत्ति रही है, इतना याद रखना। और ये डिब्बा बंद जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति, युग की इतिहास साहित्यिक प्रवृत्ति रही है। ठीक है, और इन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए 4 कालों में बांटा है। और 4 कालों में बांटा है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे चार काल कौन कौन से हैं। ठीक है, हम लोग आगे जैसे ही प्रश्न मिलेगा सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति। यह देख लीजिए, 2019 का प्रश्न है, 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, और वो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये कहीं भी पूछा जा सकता है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन से? विधेयवादी पद्धति। ठीक है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। किस पद्धति पर? विधेयवादी पद्धति पर। अब यह प्रश्न नहीं बनेगा इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन है? विधेयवादी पद्धति। यह पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वह किस पद्धति पर लिखा है? तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। ठीक है, इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियां तथा कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया जाता है। इतना याद रखना, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। युगीन प्रवृत्तियां व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण भी किया जाता है। आगे दोस्तों 41 नंबर पर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया 1868 से
1893 ईस्वी, ठीक। और द्वितीय उत्थान निर्धारित किया है 1893 से 1918 ईस्वी। तो इतना याद रखना, 1868 से 1893 प्रथम स्थान, प्रथम उत्थान, और द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 ईस्वी। यह पीजीटी 2013 परीक्षा में पूछा गया है और यह कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर बनेगा आने वाले समय में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। 42 यहाँ पहले देख लीजिए, 42 नंबर प्रश्न पर बढ़ने से पहले यह डिब्बा बंद चीज़ों को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र, जब डिब्बा बंद कहते हैं तो मुझे डिब्बा बंद सब्जी की याद आ जाती है। चलिए, डिब्बा बंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 1893 ईस्वी, जिसे विक्रम संवत, और रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रम संवत में ही सारे ईयर्स प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। विक्रम संवत 1925 से 1950 ईस्वी प्रथम उत्थान का समय। द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी। विक्रम संवत में 1950 से 1975 ईस्वी। तो यह दो आप लोग उत्थान याद रखना, प्रथम उत्थान का समय और द्वितीय उत्थान का समय। ये दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कि आप लोगों को जीभ पर रटी होनी चाहिए चीज़ों को। अगर रटी नहीं है तो आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए प्रश्न गलत करने के चांसेस आप लोग के ज़्यादा हो जाएंगे। द्वितीय उत्थान का समय 1893 1918, ये रट डालिए, इसको चाहे चबा डालिए चाहे खा डालिए, लेकिन इसको याद होना चाहिए। द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918। 1893 इसलिए नहीं याद करिए क्योंकि प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 है और द्वितीय उत्थान का समय वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से प्रथम उत्थान का समय खत्म होता है। तो 1893 से और 1918, तो 1868 और 1918 याद रखना है, ठीक। 1893 दोनों में कॉमन है, रीजनिंग थोड़ी लगाएंगे हम लोग। शुक्ल जी कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं, अब यही पूछ लिया जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा, यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यह डायरेक्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, और आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना। एक एक लाइन, बिल्कुल एक एक लाइन, लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे और कहीं से एक प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, तभी आएंगे 80 में से 75। नहीं तो दोस्तों आप लोग टेस्ट देके देख लीजिए, 75 नंबर छोड़िए और 90 नंबर 6 to 8 की कट ऑफ TRE 3 की गई है और 88 नंबर कट ऑफ गई है PGT की और 87 नंबर गई है कट ऑफ TGT की। यह कट ऑफ आम नहीं है, यह बहुत खास कट ऑफ है और इतनी कट ऑफ क्वालिफाई करना टेढ़ी खीर हो जाएगी आने वाले समय में, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा था, यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इतना आप सभी को याद होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, ठीक, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनकी भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है, ठीक है, सभी लोगों ने स्वीकार किया है। वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं। अब सभी लोगों ने स्वीकार किया तो एक आदमी ऐसा आएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी को चुनौती देगा कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। अब उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, क्योंकि वह आदमी ही आया था जब रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा चुनौती दे दिया था कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है, आदिकाल को ऐसे नहीं ऐसे बांटा जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में रखना, ठीक है। वो द्विवेदी जो युग है उसी के नाम पर पड़ा हुआ है शायद, नहीं नहीं चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी पड़ा है, ठीक है, इतना याद रखना। वो थोड़ा मेरे गलती से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो वो निकल जाता है। एक तो दोनों लोगों के नाम एक ही जैसे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं बताऊं, मैं तो बहुत दिन तक कंफ्यूज रहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बताना है, ठीक है। तो बहुत दिन तक कंफ्यूज रहा था मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुक्त कंठ से स्वीकार किया और इनका, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका तोड़ दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, फिर कहता हूँ कुछ गलती हो जाए तो छोटा भाई मानकर क्षमा कर देना, और छोटे भाई लोग बड़े भाई की गलतियों को सुधारते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे कि ऐसा हुआ है भैया, ठीक है। आप लोगों के साथ में हूँ और आप लोगों के साथ में रहूँगा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो आप लोग इसको मान के चलिए 80 में से 75 अगर लाना है तो इस सीरीज को आप सभी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ज्वाइन करते हैं तो आप लोग साथ साथ में सारी सभी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक। यह TGT परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास
के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। आप सोच लीजिए, यह विक्रम संवत में है और ऊपर आप सभी को दिया गया था प्रथम उत्थान 1868 से 1893, याद आया कुछ? फिर दूसरा उत्थान 1893 से 1918, ठीक, यह द्वितीय उत्थान था। अब इसमें पूछ रहा है विक्रम संवत, तो आप सभी को विक्रम संवत बताना है। चलिए बताइए विक्रम संवत, तो 1925 से और 1950 विक्रम संवत, ठीक, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विक्रम संवत में ही पर विक्रम संवत को ही लेकर चलते हैं, ईस्वी को लेकर नहीं चलते हैं। चलिए याद रखना आप सभी, बिल्कुल भूल ना जाना। आने को मेरे चाचा की शादी में जुलूल जुलूल ठीक है। चलिए हंसी मजाक हो गई। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो 1893 से 1918 तक। ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो अब सभी को डिस्कशन करने वाला नहीं है। पीजीटी प्रश्न पूछा कब गया? पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, अच्छा वो जो बॉक्स में बंद होता है एक्सप्लेन, अगर वो पढ़ लो तो उसके आगे वाले 5-6 प्रश्न उसी से संबंधित होते हैं, तो इसीलिए वो बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है। बॉक्स अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग समझ लीजिए प्रश्न प्रश्न करने से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। चीज़ें आप लोग के सामने जो आ रही हैं वो कवर करते चलिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप लोग मन से कहेंगे नहीं इसको छोड़िए चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल वो बॉक्स लाइन टू लाइन पढ़ना है, तभी 80 में से 75 आने हैं, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं कि 80 में से 75 नंबर आने ही, ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। 2018 में पूछा गया प्रश्न है केवीएस में, ठीक, केवीएस प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है, और यह 44 नंबर प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो आरंभ कब से माना है? विक्रम संवत 1050 से माना है। तो यह विक्रम संवत लेकर चलते हैं, याद रखना आप लोग। रामचंद्र शुक्ल जी 1050 से मानते हैं यह हिंदी साहित्य के इतिहास को, ठीक, स्टार्टिंग मानते हैं। और हिंदी साहित्य के आरंभ काल 1050 विक्रम संवत 1050 मानते हैं, ठीक। हिंदी साहित्य ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया रामचंद्र शुक्ल ने। कितने वर्षों को? 900 वर्षों के 4 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया। तो पहला भाग है आदिकाल, जिसको कहा जाता है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो वीर गाथा काल कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को। और विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, इसको मानते हैं। तो ये बिल्कुल रट डालिए, चबा डालिए, खा जाइए, इसको कैसे भी पी जाइए, लेकिन ये पता होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि यह बार बार पूछा गया प्रश्न है। आदिकाल वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा किसने है? ये भी प्रश्न आ चुका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो यह विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत माना जाता है। पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल जिसे कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने जी ने इसको भक्तिकाल कहा है। तो 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल कहते हैं विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत, ठीक है। रीतिकाल जिस उत्तर मध्यकाल को कहते हैं। अब ये पूछा जा सकता है चुका है, उत्तर मध्यकाल को किस काल के नाम से रामचंद्र शुक्ल जी ने सब कहा है? तो रीतिकाल कहा है, ठीक है। और इसका ईयर पूछा जा चुका है 1700 से 1900, यह TRE 3 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप लोग प्रश्न उठा के देखें जाके, 6 to 8 या 9 to 10 में पूछा गया प्रश्न है। आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा है, और यह 1900 से 1984 विक्रम संवत है। तो इतना याद रखना, 1075, 1000 याद रख लेना, फिर 75 आएगा, फिर दूसरे में भी 75 कॉमन है तो 1700 आ जाएगा। तो 1050, 1050 और 1375, फिर 1375, 1700, 1700 फिर आ जाएगा, फिर 1900, 1900 फिर आ जाएगा, फिर 1984 आ जाएगा। इतना ऐसे रट डालिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप सभी के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आ जाते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन समय लगने दीजिए, समय के क्या है, समय वैसे भी जा रहा है, और जहाँ तक इतने साल चले गए थोड़े और साल चले जाएंगे, थोड़े और घंटे चले जाएंगे। विक्रम संवत 1050 से 1075 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो किसने किया था? वीर गाथा काल के अभी पीछे ही बताया था मैंने कि यह प्रश्न बन सकता है, और यह प्रश्न है KBS 2014 का प्रश्न है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ठीक। ये सब चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए, और ये अगर नहीं पता है तो आप सभी सोच लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता। 1050 से 1375 अगर काल को विभाजन किया गया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है आदिकाल को वीरगाथा काल, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा बताइए। कितनी बार बन चुका है? ये PGT 2002 का प्रश्न है।
और यह प्रश्न पूछा गया तो इम्पोर्टेंट भी है। तो 1000 विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। चलिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, यह प्रश्न बताना है आप सभी के। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आ गए भाई साहब, बिल्कुल जो तोड़ दिया, जो आशाएं बंधी थी रामचंद्र शुक्ल जी से। 2021 का प्रश्न है, डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया। सोच लीजिए डीएसएसबी जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो बीपीएससी टीआरई में एक प्रश्न कहीं से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि डीएसएसबी अच्छे खासे प्रश्न पूछता है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, यह 1940 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य, अच्छा ये ऊपर भी देख चुके थे हम लोग, देख चुके थे कि नहीं देख चुके थे जब हम लोग साहित्य इतिहास पढ़ रहे थे। तो आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक साहित्य ग्रंथ भी लिखा है। तो ये भी पद पढ़ा था, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास नामक ग्रंथ भी लिखा है। तो दो इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1948, सॉरी समय याद आ रहा है भाई, 48 नंबर प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है, 1 से 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। आप सभी को ये चीज़ें डिस्कशन करनी थी कि अगर आप लोग टीआरई 4 की वैकेंसी का टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को इसकी पराकाष्ठा का पता चल जाएगा और आप लोगों का हैंग नहीं होगा फ़ोन अगर एक सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न, तो यहाँ आ जाते हैं। हाँ चलिए, एक सेकंड, थोड़ा लेखक एक हो, पेन नहीं चलता है दोस्त, बस यही थोड़ा है। एक सेकंड, एक सेकंड। क्या खुल जा रहा भाई, थोड़ा टेक्नोलॉजी की समस्या है। हाँ, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा जी ने। तो एलिमिनेशन मेथड अगर इस्तेमाल करना है तो पहले देख लीजिए एक का चौथा किसमें किसमें है। तो एक का चौथा इसमें एक ही में ही है, ठीक है, इसमें है एक का चौथा, तो बस इसी को मार दीजिए, दूसरा मिलाइए या नहीं मिलाइए। एलिमिनेशन मेथड इसको इस्तेमाल करना है इसमें, ऐसे प्रश्नों में। बाकी हम लोग तो पूरा ही डिस्कशन करेंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह किसकी है? तो महेश दत्त शुक्ल जी की है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी की है। और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी की है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी की है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। और इस हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी की है। यह याद रखना, अगर एक भी इसमें याद होता तो आप सभी का काम बन गया होता। तो ऐसे प्रश्न से आप सबको आबरू करवाएगा बीपीएससी टीआरई 4 इस बार, ठीक, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बाई ईयर भी दिया हुआ है, देख लीजिए। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा 1959 से 1960 के बीच में लिखा गया है। इसका ईयर माना जाता है 1959 से 1960 के बीच आसपास लिखा गया है, ठीक है। और भाषा काव्य संग्रह 1873 किसने लिखा है? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा है। तो यह सिंगल भी पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो महेश दत्त शुक्ल जी के द्वारा। अगर इसका ईयर भी पूछ लिया जाएगा तब भी याद होना चाहिए 1873। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर है उसको पूछा गया है, उसके वो ऑप्शन भी अगर 4 हैं और चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है उस ऑप्शन से अगले परीक्षा में, ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में लिखा गया, तो श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया है। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा उसके साहित्य का विकास 1930 ईस्वी में लिखा गया है और हरिऔध जी के द्वारा लिखा है। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, यह बताना है। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, ठीक। तो उत्तराखंड पीजीटी 2020 का प्रश्न है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। याद रखना, कहीं से चूक ना हो जाए, और आप सभी का प्रश्न यहीं से बनेगा। और इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, 1986 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी,
तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। 50वां प्रश्न देख लीजिए। अच्छा, मुझे तो चाहिए तो मैं धर 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 पढ़ता चला जाऊँ और टिक लगाता चला जाऊँ, आप सभी को बताता चला जाऊँ, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, तो समझ लीजिए आप सभी के लोगों के ही लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ लेखक हैं, कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अभी आप सभी ने ऊपर देखा था कि नलिन विलोचन शर्मा शर्मा जी हैं। नलिन विलोचन यहाँ पर लिखा भी है, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से ग्रंथ लिखा है, ठीक है। इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ये कब का है? 2019 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है। 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 2013 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो कब हुई थी? 1893 में। यह पूछा जाता है, या बार बार पूछा गया, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बीपीएससी मतलब इन द सेंस बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है, ठीक। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में, ठीक। और कहाँ हुई थी? तो ये भी पूछा जा चुका है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कहाँ हुई थी। कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी से डालिए कमेंट बॉक्स में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, ये पूछा जा चुका है किसने किसने की थी, तो श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी, ठीक है। और नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति और एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन नियंत्रण संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह यहीं से हिंदी शब्द सागर, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास बाद में कहा गया, का प्रकाशन किया गया, ठीक है। और शब्दकोश के संपादक कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो अब ये पूछ लिया जाएगा तुमसे, आप सभी, सॉरी आप सभी से, कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ तो उसके शब्दकोश के संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास थे। याद रखना, 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन शामिल नहीं थे? तो कौन? ठाकुर शिव कुमार सिंह थे, और श्याम सुंदर दास थे, रामनारायण मिश्रा थे, और रामचंद्र वर्मा नहीं थे। इतना याद रखना, 3 लोग थे, बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो ये 2012 में जीएससी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न। चलिए थे हम लोग 53 नंबर प्रश्न पर पहुंच जाते हैं, और 53 नंबर प्रश्न ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग आ गए हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, ये देख लीजिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। फिर उसके बाद में वो 2019 में प्रश्न बना, ठीक है। बार बार बनते रहते, 7 साल 6 साल बाद रिपीट होते, लेकिन रिपीट होते 1893 ईस्वी में। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ये कहाँ पर स्थापित हुई थी, ठीक है। कलकत्ता, इलाहाबाद, प्रयागराज, और कहाँ दे दें आप सभी को? चलिए लखनऊ दे देते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से आप सभी बता दीजिए सिटी में से। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो किस संस्था ने किया था? नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। इसके शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। इतना याद रखना, यह ऊपर का प्रश्न पीजीटी में पूछा गया, 2013 का प्रश्न है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा से हुआ। इस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आगे दोस्तों आ जाते हैं 55 नंबर प्रश्न पर। यूके पीजीटी 2020 का प्रश्न है, ठीक है, 2020 का प्रश्न है। नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो आप लगाएंगे कलकत्ता, ठीक है। ऊपर आंसर पूछे थे, आप लोग दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, तो अच्छी बात है। नहीं दिए होंगे तो जान लीजिए। तो टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 और जीआईसी प्रवक्ता 2017 और पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसके बारे में जो तथ्य है, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्योंकि जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना हुई थी, वेली जली ने की थी। किसने की थी? वेली जली ने की थी। ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में। फिर बाद में यही संस्था जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दी गई। फिर भी इसके अध्यक्ष कौन रहे? जॉन गिलक्राइस्ट रहे। कौन रहे? जॉन गिलक्राइस्ट ही रहे, ठीक है। और इसकी यहाँ पर देख लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को हुई, और उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा मुंशियों का चयन किया। वह कौन से भाषा मुंशी थे? एक थे लल्लूलाल और दूसरे थे सदर मिश्र। तो ये भाषा मुंशी थे, जिन्हें भाषा पंडित भी कहते हैं, लल्लूलाल,
और सदल मिश्र, ये दोनों प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, प्रकांड विद्वान थे। तो आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? मतलब यह 2011 पीजीटी की क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है? यह 59 नंबर प्रश्न है। तो देख लीजिए, लल्लू लाल जी की है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, याद रखना क्योंकि पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला दोस्तों है 60 नंबर प्रश्न, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, और यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, देख लीजिए, टीजीटी 2011 और पीजीटी 2004 और आश्रम पद्धति प्रवक्ता की परीक्षा में 2012 में प्रश्न पूछा गया। मतलब यह मल्टीपल टाइम्स पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। यह टीआरई में भी पूछा जा चुका है। 61 नंबर प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। 61 नंबर प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां है। देख लीजिए, जीआईसी प्रवक्ता 2012, आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 में भी पूछा गया प्रश्न है। हिंदी कट ऑफ इसीलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता भी ऊपर बताए थे कलकत्ता में है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हिंदी के अध्यापक थे। हिंदी के अध्यापक कौन थे? हिंदी के भाषा मुंशी कौन थे? सदल मिश्र जी थे। ठीक है, इतना याद रखना। हिंदी के सदल मिश्र थे भाषा मुंशी, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे। तो दो लोग संबंध थे, सदा सुखलाल और लल्लू लाल। ठीक है, इतना याद रखना, दो लोगों को याद रखना है। पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 64 नंबर प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। आप लोग इतना याद रखना। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर देख लीजिए, यह कब पूछा गया प्रश्न है? देख लीजिए, कब पूछा गया? 2011 का है, टीजीटी का 2011 का प्रश्न है। तो ये समझ लीजिए, आप लोग अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 80 में से 75 कहीं नहीं गए। ठीक है, तो 65 नंबर प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नासकेतोपाख्यान है। बिल्कुल याद रखना, 1% छूटना नहीं चाहिए कोई भी प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां। देख लीजिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एनवीएस प्रवक्ता का है, 2019 का प्रश्न है। ठीक है, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। अब यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हर जगह पूछा जाता है। ठीक, उदयभान चरित किसका नाम है दूसरा? रानी केतकी की कहानी। और रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां है। आपने ऊपर ही देखा है कितनी बार पूछा जा चुका है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा होता है उत्तर बी, उत्तर सी, उत्तर डी, तो इसको थोड़ा ध्यान इग्नोर कर देना और देख भी लेना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रश्न तैयार होना चाहिए, बाकी अगर लिखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। उदयभान चरित के लेखक कौन है? देख लीजिए, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया, 2000 की परीक्षा में, 2002 की परीक्षा में, और यह उदयभान चरित पूछ लिया गया। ठीक है, आप सभी को नहीं दिया गया रानी केतकी की कहानी, तो इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया। ठीक है, या रचा गया, लिखा गया, सब कुछ एक ही है। सुख सागर देख लीजिए, 68 नंबर प्रश्न है, किसने रचना किसने की सुख सागर की? तो सदा सुखलाल जी ने की है। और सदा सुखलाल जी का एक अभी ऊपर बताए थे, तो कौन सा था आप लोग बताइए। ठीक, कौन सी रचना थी? नासकेतोपाख्यान या सुख सागर तो है ही है, मान लो। ठीक है, चलिए, तो हो गया, बता ही दिया तब क्या। 69 नंबर प्रश्न है, सुख सागर का विषय है। तो यह कब पूछा गया प्रश्न है? देख लीजिए, 2015 केवीएस में पूछा गया, पीजीटी में। ठीक है, केवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, सुख सागर का विषय क्या है? तो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है इसमें। क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है, और यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 70 नंबर प्रश्न है, पीजीटी केवीएस, केवीएस पीजीटी का प्रश्न है। देख लीजिए कहाँ कहाँ के प्रश्न, एनवीएस, केवीएस, ठीक है, सबके नेट जेआरएफ सबके इसमें प्रीवियस प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप लोग इसको करेंगे तो आप लोगों का एक प्रश्न नहीं छूटेगा। 70 नंबर प्रश्न है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो कौन सा? प्रेम सागर है। प्रेम सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, और यह ब्रज भाषा, अच्छा, यह ब्रज भाषा का इस पर प्रभाव है। ठीक है, लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर, इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, इतना याद रखना। ठीक है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र या लल्लू लाल जी को? ठीक है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल जी को है। ठीक है, चलिए, लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। ठीक, इनकी प्रमुख रचना
ये एक सेकंड, ये हिलाना पड़ता है तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इन प्रमुख रचना प्रेम सागर है, ठीक है। लल्लू लाल जी की प्रमुख रचना प्रेम सागर है और उर्दू भाषा को इन्होंने यामनी भाषा कहा, जिसमें प्रारंभिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं। लल्लू लाल कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर थे। लल्लू लाल थे और सदल मिश्र थे। इनको दो लोगों को नाम भूलना नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, एक टीजीटी में और एक पीजीटी में। टीजीटी 2004 में, पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अब इसका एक्सप्लेन पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी तो हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी, ठीक है। तो लेकिन यह ग्रंथ विक्रम संवत 1798 और ईस्वी में अगर देखा जाए तो 1741 ईस्वी में, क्योंकि अगर विक्रम संवत से 57 घटा देते हैं तो ईस्वी आ जाता है। ये भी याद रखना, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी की में घटाना बढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं और यह 1798 विक्रम संवत में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल, सॉरी राम प्रसाद निकल गया, रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया इसको, ठीक। भाषा योग वशिष्ठ को खड़ी बोली में लिखा गया साफ सुथरा ग्रंथ राम प्रसाद शुक्ल ने किसको बताया है? तो भाषा योग वशिष्ठ को बताया है। अब तक पाई गई पुस्तक में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ती है। ये देख लीजिए, ठीक है। तो यह पॉइंट याद करने वाला है। अगला है, इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो ये भाषा योग वशिष्ठ को माना है। भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है, इसकी भाषा कितनी गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। इसमें से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं। अगला दोस्तों टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए। टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो खड़ी बोली की पहली रचना बताइए। तो नासकेतो पख्यान, और इसके लेखक कौन है यह थोड़ा बताइए। सदल मिश्र, लल्लू लाल, दोनों में से एक है, कोई भी बता दीजिए, ठीक है। नासकेतो पख्यान। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली का गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। तो यह पूछा गया है कि जटमल गोरा बादल की कथा किसने लिखी है? तो जटमल ने लिखी है। कब लिखी, कब पुस्तक पहली यह पुस्तक लिखी गई? 1623 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल थे, ठीक है। अच्छा, तो नासकेतो पख्यान लिखा किसने? तो सदल मिश्र जी ने लिखा। तो यहाँ देख लीजिए, प्रमुख प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए, वहाँ सदल मिश्र, अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो ये खुद ही पढ़ लेंगे जाके, लेकिन भाई पढ़ना और डिस्कशन करना अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब आप सुनेंगे और देखते जाएंगे तो आप सभी को बिल्कुल और भी याद हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर आप सभी के पास में बुक है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बुक से भी पढ़िए और इस क्लासेस को डिस्कशन देखते रहेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन आप लोगों को 2 गुना स्पीड में करके ही करना पड़ेगा, 1 से 1.5 गुना स्पीड में करते हैं लगाकर, तब भी आप सभी का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सदल मिश्र ने नासकेतो पख्यान की रचना की। लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंध का खड़ी बोली गद्य रूपांतरण है, ठीक है, का प्रकाशन हुआ। इतना याद रखना। और नासकेतो पख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है, ये भी याद रखना, ठीक है। आधुनिक गद्यकारों में ये बताया गया है। अब इसको बी सही माना है, बाकी और उत्तर विकल्प ए माना था, फिर उसको संशोधित किया गया था तो उत्तर विकल्प हो गया था बी, नासकेतो पख्यान। अब दोस्तों 74 नंबर अभी आप सभी से बताया था, यह पूछा जाएगा। तो एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित की गई? तो जटमल द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? जटमल द्वारा। वो 80 में 75 कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी ले आएंगे। 80 में से 75% कोई बड़ी बात नहीं है, ले आएंगे, लेकिन मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी आप सबको मेरे साथ में, ठीक। अगर इसमें लगे रहते 1 से 1.5 घंटा देते हैं तो आप सभी के सब्जेक्टिव में 80 से 75 आ जाएंगे। तो समझ लीजिए एक पार्ट टाइम वर्क होता है, तो पार्ट टाइम इसको डाल लीजिए, किसी भी टाइम 1 से 1.5 घंटा दे दीजिए आप, 1.5 घंटा मैक्सिमम जाएगा। और उसके बाद में आप सभी को मस्त, चाहे पूरा दिन चाहे जो पढ़िए, आप सभी को हिंदी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और साथ में व्याकरण भी कंप्लीट करवा दी जाएगी, ठीक है। व्याकरण आते आते व्याकरण सारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, खड़ी बोली से 75 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यह इसमें से कोई नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, खड़ी बोली पद का भाषा विशेष के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लू लाल, सदल मिश्र और जॉन गिलक्राइस्ट ने किया।
किंतु खड़ी या खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इस यह विवादास्पद है। बिल्कुल याद रखना, ठीक है। ये अब यहाँ देख लीजिए, जीआईसी प्रवक्ता 2012 का प्रश्न है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया, तो खड़ी बोली पूरा आ गया, ठीक है। तो किसने किया है, अब यहाँ पर जॉन क्लिक्राइस्ट है, तो जॉन क्लिक्राइस्ट को लगाएंगे क्योंकि यह अध्यक्ष थे, ठीक है, यह अध्यक्ष थे। और यह लल्लू लाल और सदल मिश्र क्या थे, भाषा मुंशी थे। तो याद रखना, इनको जरूर आप लोग याद रखना। चलिए 77 नंबर प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, कौन है, तो राजा लक्ष्मण सिंह है और शिव प्रसाद सितारे हिंद है। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को राजा द्वय नाम से जाना जाता है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, यह एक्सप्लेन दिया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन दिया हुआ है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन दिया हुआ है। फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया, ठीक। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे के नेतृत्व करता कौन थे, अब इन दोनों में बहुत अच्छी चीज़ ये है, भी देखना समझाएंगे। राजा प्रसाद शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, दोनों आपस में सामने आमने सामने तलवारबाजी करते रहते थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, ठीक है। किसकी किसका कर रहा था, आम जनभाषा का नेतृत्व कौन कर रहा था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो फारसी शब्दों का भरमार करने वाले कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और संस्कृत शब्दों की भरमार करने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक। इनको राजा द्वय के नाम से जाना जाता था। अगर ये ना याद रखना तो राजा द्वंद्व याद रख लेना। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह के बीच में क्या होता था, द्वंद्व चलता रहता था, ठीक है। और की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। जब तक भारतेंदु युग नहीं आया तब तक यह प्रतिद्वंदिता चलती रही। चलिए 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, टीजीटी परीक्षा 2002 का है। हिंदी के प्रथम गद्यकार है, 78 नंबर प्रश्न है यह, तो लल्लू लाल है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, लल्लू लाल है। और इनको आप लोग याद रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए 78 नंबर हो गए, हम लोग फिनिश करने वाले हैं, फिनिश लाइन के पास में है। चलिए यहाँ पर आ गया अपना 79 नंबर प्रश्न। अगला देख लीजिए, 79 नंबर प्रश्न आ गए हैं। प्रथम गद्यकार लल्लू लाल, याद रखना। ढोला मारूद र दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है, यह 25वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है, यह लेटेस्ट प्रश्न है अभी, ठीक है। ढोला मारू रदूहा के ढोला के पिता का क्या नाम है, राजा नल नाम है। अभी यह फिर से पूछा गया है किसी परीक्षा में, और यह अभी हाल ही में पूछा गया 2024 परीक्षा में, ठीक है। तो किसी भी परीक्षा में पूछा गया, याद नहीं आ रहा है, चाहे वह स्टेट का एग्जाम हो और चाहे वह टीआरई हो, उनमें दोनों में से किसी में पूछा गया है। ढोला मारू रदूहा, ठीक, राजा नल। ढोला के पिता का नाम राजा नल था और 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। ढोला मारू दूहा ढोला नामक राजकुमार तथा मारवाड़ी मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है, प्रेम काव्य है, जिसमें ढोला के पिता का नाम राजा नल है और काव्य के मूल कवि कल्लोल है। कौन है मूल कवि, कल्लोल है, याद रखना। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया, कुशल राय ने विस्तार किया, मूल कवि कल्लोल राय हैं। ढोला मारू रे दूहा, ठीक है, ढोला मारू रा दूहा। अब यह पीजीटी 2021 का प्रश्न है। रत्नाकर जोपम कथा, ठीक है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, तो वज्रयानी सिद्ध से, वज्रयानी सिद्ध से है रत्नाकर जोपम कथा। यह एक्सप्लेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को देखना चाहिए, बिल्कुल एक एक लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकालीन ब्रजयानी सिद्धों से है, ठीक है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों। एक प्रश्न आप सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि रामबाण सिद्ध होगा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है, ठीक, गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक कथा, उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, ठीक है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे। कहाँ थे, कामरूप के मछुआरे थे और चर्प टीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए। याद रखना, मीननाथ के पुत्र कौन थे, मत्स्येंद्रनाथ। अब इनका पुत्र पूछ लिया जाएगा, मत्स्येंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था, तो मीननाथ था, और चर्पटीपा के शिष्य थे, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। अब 80 प्रश्न पूरे हो गए आप सभी के, आगे आप सभी के बोनस चल रहे हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा, लिखने वाले विद्वान हैं, तो कौन है, जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण
लिखने वाले विद्वान हैं, तो यह पीजीटी 2009 का परीक्षा प्रश्न है। चलिए यहाँ देख लीजिए, यह ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से सारी चीज़ें आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो कुछ बनते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण योवन वोत्सा केटलार जॉन जेसुआ केटलर ने लिखा। मूलतः डच विद्वान थे। कौन थे? डच भाषा के विद्वान थे यह। आगे दोस्तों देख लेते हैं, यह डच भाषा के विद्वान थे। हिंदी भाषा के प्रारंभिक व्याकरण ग्रंथ देख लीजिए, और एक एक यह इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। एक ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एस.एच. केलॉग की, एक ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एस.एच. केलॉग की है। एक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी एडविन ग्रीव्स की है। और हिंदुस्तानी ग्रामर जॉन ग्लिक्राइस्ट की है। हिंदुस्तानी ग्रामर जॉन ग्लिक्राइस्ट की है। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की है। किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की है। हिंदी कौमुदी अंबिका प्रसाद वाजपेयी की है। हिंदी कौमुदी किसकी है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी की है। और यह सब व्याकरण ग्रंथ हैं, ठीक है। ब्रजभाषा का व्याकरण, राष्ट्र भाषा का प्रथम व्याकरण किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। याद रखना, ये सब याद रहेंगे आप सभी को, आशा करते हैं। एक ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एस.एच. केलॉग, और ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी एडविन ग्रीव्स, और हिंदुस्तानी ग्रामर जॉन ग्लिक्राइस्ट, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, हिंदी कौमुदी अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। और ब्रजभाषा का व्याकरण राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगा के यहाँ तक सब इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह थे आपके प्रश्न। कौन से कितने प्रश्न हो गए? 81 प्रश्न। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आज यहीं फिनिश होता है PYQ के रूप में, ठीक है। तो अब एक भी प्रश्न आप सभी का नहीं बचा जिसमें पूछा ना गया हो। PYQ आप सभी के कंप्लीट हो गए। अब आप सभी के नेट JRF लास्ट में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। नेट JRF की प्रीवियस ईयर, हालांकि वो TGT PGT में TRE में इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा हाई लेवल के हैं। आपको TGT PGT के जितने भी थे उतने सारे कवर करवा दिए गए। अब एक भी प्रश्न नहीं बचा ऐसा जो आपको प्रीवियस ईयर कवर ना करवाया गया। TGT और PGT से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट करवा दिए गए, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। अब आगे दूसरा चैप्टर आप सभी का आता है, ठीक है। काल विभाजन आएगा तो आदिकाल पहले आ जाएगा। तो आदिकाल के जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे 70 से 80 प्रश्न, 90 प्रश्न, 100 प्रश्न, एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश होगी। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आशा करते हैं आप लोग शेयर भी करेंगे, और शेयर करने के साथ साथ में लाइक करेंगे। लाइक करने के साथ साथ में हमको थोड़ा मोटिवेशन देंगे लाइक करके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।